तो बात करेंगे जनवरी के महीने के लिए। जनवरी का महीना यानी एकदम नई साल की स्टार्टिंग और आप वृश्चिक लगन वालों के लिए ये किस प्रकार से बीतेगा। सबसे पहला ही ये महीना है नई साल का। तो यहाँ पे आप अपना ये लगन चार्ट देख पा रहे हैं। ये कुछ इस प्रकार से आपका लगन चार्ट बनेगा अगर हम जनवरी के गोचर को अप्लाई करते हैं चार्ट में। तो यहाँ पे आपको जो ग्रहों की प्लेसमेंट नजर आ रही है ये वास्तव में जनवरी के गोचर के हिसाब से ही यहाँ चार्ट बनाया गया है। सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले गोचरीय स्थितियों पर विचार करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आपको ये जो प्लेनेट की प्लेसमेंट नजर आ रही है उससे क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम गोचर में बात करें तो सूर्य के बारे में चर्चा करते हैं। सूर्य 14 जनवरी तक धनु राशि में रहेंगे, इसके बाद इनका गोचर मकर राशि में रहेगा। बुध 4 जनवरी से धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे महीने ही ये धनु राशि में रहने वाले। शुक्र का गोचर देखेंगे तो शुक्र कुंभ राशि में गोचर करेंगे और 28 जनवरी से ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का गोचर होगा मिथुन राशि में और ये लगभग पूरे महीने ही मिथुन राशि में रहने वाले। बृहस्पति का गोचर वृषभ राशि में है फिलहाल और वृषभ में ही ये वक्री है। 4 फरवरी तक ये अब वक्री रहेंगे। शनि का गोचर कुंभ राशि में है। चंद्रमा 1 जनवरी को मकर राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे। राहु का गोचर मीन राशि में और केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। इन दोनों ग्रहों के गोचरीय स्थिति में अभी फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो अब हम देखते हैं जो वास्तव में आपको प्रभाव और परिणाम है वो क्या क्या मिलने वाले हैं आपके गोचरीय स्थिति से। सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे लग्नेश की। लग्नेश यानी मंगल बनते हैं आपके और मंगल आपके चार्ट में छठे भाव के भी स्वामी। मंगल का गोचर हो रहा है आपके 8वें भाव में। मंगल का गोचर 8वें भाव में उतना अच्छा साबित नहीं होगा आपके लिए। मैरिड लाइफ में भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो। हाँ, इस भाव को एक्सप्लोर करने के लिए कुल मिलाकर ये अच्छी स्थिति है। अगर मान लो आपका 8वें भाव से संबंधित कोई भी प्रोफेशन है या कोई भी काम है तो यहाँ मंगल आपको आपके इन लॉज के साथ उतनी अच्छी स्थिति को नहीं दिखाते। यहाँ पर इन लॉज के साथ लड़ाई झगड़ा या किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। मंगल यहाँ है तो अपने मैरिड लाइफ पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा और जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए और आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। मंगल यहाँ है तो निश्चित रूप से ही आपके धन और इनकम को भी ये प्रभावित कर रहे हैं क्योंकि इनकी जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके 11वें भाव पे और आपके दूसरे भाव दोनों पे ही है। यहाँ पे देखिए अगर आपको किसी भी प्रकार का भाइयों के साथ लड़ाई झगड़े का अगर सामना करना पड़ रहा है, फैमिली में आपके किसी भी प्रकार का अगर डिस्प्यूट चल रहा है तो अभी आपको कुछ अच्छे डिसीजंस लेने चाहिए इसको लेकर। यहाँ मंगल जो है वो आपको आपके इन लॉज से मतभेद करवा सकते हैं और माता पिता के साथ भी आपके थोड़े यहाँ मतभेद देखने को मिल सकते हैं आपको। मंगल का यहाँ से जो सबसे पहले जो इनका चौथा दृष्टि पड़ता है वो केतु पर पड़ेगा। केतु पर पड़ेगा तो यहाँ आपके फ्रेंड्स के साथ यानी आपके नेटवर्क वाले लोगों के साथ आपके चीटिंग या धोखा होने के चांसेस बन सकते हैं। मंगल का ये जो दृष्टि है कहीं ना कहीं आपकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, लेकिन आपको चाहिए कि आप ब्लाइंडली किसी के ऊपर भी ट्रस्ट ना करें। इसके अलावा आप कोई बहुत ही मेजर या सीरियस अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड इश्यू से गुजर रहे हैं तो इस समय थोड़ा सा ट्रेवलिंग करते समय सावधानी बरतें। इस समय आप विशेष रूप से अपने रूटीन पे भी फोकस करें, आपका रूटीन भी आप अच्छा बना के रखें और रेगुलर अपना जो हेल्थ का ध्यान है वो आपको रखना ही पड़ेगा। मंगल की दृष्टि आपके वाणी स्थान पे रहेगी। वाणी स्थान पे इनकी जो दृष्टि पड़ रही है उस वजह से वाणी को लेके कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप किसी के साथ भी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा कर लें, विवाद कर लें, ऐसी स्थिति बन सकती है। यहाँ मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा उत्तेजना का सामना करना पड़ सकता है वाणी में। मंगल की इस दृष्टि की वजह से हालांकि आर्थिक रूप से ये काफी अच्छी स्थिति है। आपको ज्यादा से ज्यादा धन और संपत्ति में मंगल फायदा करेंगे। मंगल की दृष्टि थर्ड हाउस पे है तो थर्ड हाउस पे मंगल की दृष्टि होने से आपको ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करने के लिए ऐसा मंगल प्रेरित कर सकता है। लेकिन ये भाई बहनों के साथ या पड़ोसियों के साथ या फिर रिश्तेदारों के साथ उतनी अच्छी स्थिति नहीं देता। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के विवाद करवा सकता है। तो मंगल आपको ज्यादा से ज्यादा एक्टिव बनाए रखेंगे और वैसे भी आपका लगन भी मंगल का ही है। और अगर आप 8वें भाव से संबंधित कोई भी इस प्रकार का जैसे रिसर्च से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, कोई टेक्निकल वर्क अगर कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको घंटों घंटों तक काम करना पड़ता है या सेम सेम एक ही काम को बार बार रिपीट करना पड़ता है, तो यहाँ पे मंगल का जो एनर्जी है उसके फ्लो की वजह से आपको थोड़ा डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा और अपने काम को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म तक लेकर जाना पड़ सकता है। तो यहाँ आप में धैर्य जितना अधिक रहेगा, जितना ज्यादा आप धैर्य रख सकेंगे उतना आपके लिए अच्छा है।
इसके बाद हम देख लेते हैं गुरु को। गुरु आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी और आपके चार्ट में पंचम भाव के स्वामी। गुरु का गोचर आपके 7वें भाव में है। 7वें भाव में अभी गुरु वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। देखिए, जिन लोगों को भी अभी मैरिज करना है, अभी गुरु क्योंकि अपना वक्री गोचर अभी समाप्त कर देंगे फरवरी में, तो अभी आपको कोई भी बिजनेस के लिए प्लान करना है, मैरिड लाइफ के लिए प्लान करना है, एंगेजमेंट वगैरह के लिए प्लान करना है, तो अभी भी आप विचार कर सकते हैं। यहाँ देखिए, गुरु उतना ज्यादा शुभ प्रभाव नहीं दे रहे फिलहाल, क्योंकि वो वक्र स्थिति में है और वैसे भी ये सप्तम भाव में है। तो यहाँ पर आपको इंडिविजुअल रूप से जरूर फायदा हो सकता है। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, कुछ हद तक आपके जो निर्णय है, निर्णयों में आपको गुरु मदद कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको समय थोड़ा ज्यादा लगेगा। गुरु का दृष्टि आपके यहाँ 11वें भाव पे रहेगा। 11वें भाव पे दृष्टि रहेगा तो निश्चित रूप से ही कुछ नए इनकम सोर्सेज खोजने में आपको ऐसा गुरु मदद कर सकता है। लेकिन क्योंकि वक्री होने की वजह से गुरु का शुभ प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा, इसलिए आपको अब गुरु पर ही पूर्ण रूप से डिपेंड नहीं रहना चाहिए। गुरु का दृष्टि यहाँ है तो आपको नेटवर्क विस्तार में मदद करेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ केतु है, इसलिए आपको थोड़ा सा चीटिंग होने की भी संभावना रहेगी अपने कुछ दोस्तों के साथ, या जिनको आप बहुत ज्यादा क्लोज समझते हैं अपने। गुरु का दृष्टि लगन पे है, ये आपको ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति देगा। और यहाँ पर कुछ हद तक आपके जो पहले के जो निर्णय गलत हो चुके हैं आपसे, कुछ ऐसी स्थितियां बनी होंगी जहां पर आपने कुछ फैसले लिए थे, या तो वो फैसले आपके वर्क नहीं कर रहे, या आपसे कुछ बड़ी गलतियां हो गई, तो उनमें आप अभी सुधार कर सकते हो। गुरु का दृष्टि आपके तीसरे भाव पे भी रहेगा। तीसरे भाव पे रहेगा तो यहाँ पर आपको कुछ हद तक कम्युनिकेशन में गुरु सहायता कर सकते हैं, बट आपको ये गुरु का नीच का घर होने की वजह से एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं शनि को। शनि आपके चार्ट में तीसरे भाव के स्वामी और चौथे भाव के स्वामी बनते हैं। इन दोनों के स्वामी होकर शनि 4th हाउस में ही गोचर कर रहे हैं, और शनि का ये गोचर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए सुख स्थान में है और ये शुक्र के साथ भी इस मंथ में रहने वाले हैं। तो शनि का जो गोचर है आपको डोमेस्टिक मामलों में ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारियां देगा, घर परिवार से संबंधित, अपने परिवार के सदस्यों से संबंधित। और घर में अगर प्रमुख रूप से आप ही एक ऐसे पर्सन है जो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं, तो यहाँ आपको अपने डोमेस्टिक लाइफ का जो का पूरा काम है वो संभालना पड़ेगा, और पूरे डेडिकेशन से आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ शनि आपको आपके डेली रूटीन में, डेली लाइफ में भी सपोर्ट कर रहे हैं, और कैरियर में भी कुछ हद तक सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको बहुत ज्यादा जवाबदेही रखनी पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा अपने काम को संभालना पड़ेगा। शनि का यहाँ से दृष्टि रहेगा आपके 6th हाउस पे। 6th हाउस पे जब भी शनि का दृष्टि इस प्रकार से पड़ता है, तो शनि हमेशा आपको यहाँ प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। मान लो अगर आपका किसी से कोई विवाद चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या कोई आपने ऐसा लोन वगैरह ले लिया जिसको आप रीपे नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में यहाँ शनि आपको सपोर्ट करेंगे। यहाँ शनि की दृष्टि होने की वजह से आपको कोई भी गलत फैसला लेने से बचना चाहिए 6th हाउस से संबंधित। इसके साथ साथ किसी के साथ भी आपको विवाद मोल नहीं लेना चाहिए। शनि की इस दृष्टि की वजह से अपने रूटीन को आप जितना अच्छा रखेंगे आपके लिए उतना अच्छा है, उतना आपको हार्डवर्क कम करना पड़ेगा, और अपने सक्सेसफुल होने की संभावना को आप उतना ही ज्यादा बढ़ा भी लेंगे। शनि का दृष्टि जो कि यहाँ से अगर देखा जाए तो तीसरा जो दृष्टि है, ये आपको डेली रूटीन में काफी हेल्प करेगा। हालांकि हार्डवर्क तो आपको करना ही है, लेकिन आप एक प्रॉपरली एक डिसिप्लिन के साथ अगर काम करें तो शनि आपको काफी ज्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं। अब देखिए, डायरेक्टली जो शनि का प्लेसमेंट है अपने मूल त्रिकोण राशि में है, और वो तीसरे भाव के भी स्वामी, तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से आपके लिए ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करने के लिए आपको शनि वहाँ मोटिवेट कर रहे हैं। अब शनि का जो दृष्टि है उसके बाद आपके आपके 10th हाउस पे पड़ रहा है। 10th हाउस पे जो दृष्टि पड़ रहा है, इस वजह से कहीं ना कहीं कैरियर के लिए कुछ बेहतर प्लान आप कर पाएंगे। कैरियर में अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, कैरियर में आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही, तो इस समय आप थोड़ा अपने कैरियर ग्रोथ के बारे में विचार कर सकते हैं। शनि का दृष्टि फिर आपके लगन पे ही रहेगा। लगन पे जो इनकी दृष्टि है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है अन्य दृष्टियों की तुलना में, क्योंकि आपको वास्तव में ऐसा शनि ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, और ज्यादा से ज्यादा आपकी जो वास्तविक स्थिति है उससे अवगत करवाता है। तो यहाँ आपको ये पता लगेगा कि आप कहाँ कहाँ क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ कुछ बदलाव अगर करना चाहें अपने रूटीन वगैरह में, अपने प्रोफेशन वाइज, तो वो भी कर सकते हैं। तो शनि का यहाँ दृष्टि होने से थोड़ा आपको स्लो जरूर बना देते हैं। लगन पे दृष्टि है तो थोड़ा ज्यादा समय लेंगे आप सोचने समझने में और डिसीजन लेने में। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और शुक्र के बारे में बात कर लेते हैं। शुक्र आपके 7वें भाव के स्वामी और आपके 12वें भाव के भी स्वामी है। शुक्र का गोचर 4th हाउस में ही हो रहा है, लेकिन शनि के साथ है, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा अगर भौतिक सुख चाहिए या आपको आनंद चाहिए, घर परिवार के सदस्यों का साथ चाहिए, तो आपको उनकी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी पड़ेगी, उनकी जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ेंगी। अगर आप कोई लग्जरी आइटम वगैरह खरीदना चाहते हैं इस मंथ में, तो आपको थोड़ा ज्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। और अगर आप शुक्र से रिलेटेड किसी प्रोफेशन में भी हैं, तो आपकी ज्यादा जवाबदेही रहेगी, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी आपके ऊपर।
अब शुक्र क्योंकि 12वें भाव के स्वामी होकर 4th हाउस में आ रहे हैं। तो अगर आप अपनी कंट्री आना चाहते हैं, कहीं विदेश में आप सेटल्ड हैं, अपनी कंट्री और अपनी फैमिली के साथ आना चाहते हैं, तो इस समय आप प्लान कर सकते हैं और शुक्र का दृष्टि जो कि 10th हाउस पे रहेगा, अगर शुक्र से रिलेटेड प्रोफेशन है, तो शुक्र यहाँ आपको मदद ज़रूर करेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है, शुक्र आपके चार्ट में 7वें भाव के स्वामी। 7वें भाव के स्वामी होने की वजह से शुक्र का ये गोचर और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं जो डोमेस्टिक मामले हैं, जीवन साथी के साथ मिलके जो कुछ भी आप अगर कर रहे हैं, कुछ भी चाहे बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे कोई अन्य काम कर रहे हैं और डोमेस्टिक मामलों में अगर आप अपने जीवन साथी को सहयोग कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं अब आप उनसे भी थोड़ी ज़्यादा अपेक्षा करेंगे और अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा डिसिप्लिन में रखने की भी कोशिश करेंगे। इससे कभी-कभी आपका फैमिली के साथ थोड़ा मतभेद भी सामने आ सकता है। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और बुध के बारे में बात कर लेते हैं। बुध आपके 8वें भाव के स्वामी हैं और 11वें भाव के भी वो स्वामी हैं। बुध का गोचर हो रहा है धनु राशि में और ये जो गोचर हो रहा है 4 तारीख को ये धनु में प्रवेश करेंगे। यहाँ इनका स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। एक तो स्टडी पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप वाणी के द्वारा कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं तो भी यहाँ बुध आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन मेनली आपको यहाँ सूर्य बुध का युति है तो ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग्स में, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मनी मैनेजमेंट में और अपनी जो भी आपके पास कोई प्रॉपर्टी वगैरह है उसके मैनेजमेंट में ये सहायता करेंगे। इसके अलावा आपकी वाणी की प्रभावशीलता बढ़ेगी। लगभग 10 दिनों तक सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी यहाँ बन रहा है और हालाँकि मंगल का दृष्टि ज़रूर है बुध पर, लेकिन आपको थोड़ा-सा लॉजिक के साथ ही और सोच समझ के ही बोलना चाहिए। सूर्य साथ होने की वजह से थोड़ा-सा बोलने में आप तेज़ी दिखाएँगे और थोड़ा जल्दबाज़ी भी करेंगे, यहाँ मंगल की भी दृष्टि है। तो आपको वाणी में एग्रेशन लाने से थोड़ा बचना पड़ेगा और इसका डायरेक्टली असर कहीं न कहीं आपके वर्क प्लेस पे भी आप दिखाएँगे और जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं, जिन बॉस के भी अंडर में आप हैं, उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो आपका थोड़ा-सा व्यवहार ना बिगड़े और आप वाणी से थोड़ा संयम अगर रख पाएँ तो ज़्यादा अच्छा कर पाएँगे आप। यहाँ पे देखिए जो बुध हैं वो आपके 11वें भाव के स्वामी, 11वें और 8वें भाव के स्वामी हैं, तो इन दोनों भावों से अब आप कुछ गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी बुद्धिमानी की वजह से, अपने विवेक की वजह से कुछ हद तक ज़्यादा एफर्ट कर सकते हैं और आप अपनी वाणी से भी थोड़े ज़्यादा प्रभावी नज़र आएँगे, तो निश्चित रूप से ही आप इस मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करने में सक्सेसफुल रहेंगे। भले ही डोमेस्टिक मामलों में आपको सुख मिले या ना मिले या जीवन साथी से जितना आप सपोर्ट चाहते हैं उतना मिले या ना मिले, लेकिन आप इंडिविजुअली भी काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए जो बुध है वो यहाँ पर गुरु की राशि में और गुरु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसलिए ये स्थिति उन लोगों पे भी काफ़ी ज़्यादा लागू होगी या उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी, जिनका कोई भी प्रकार का बिज़नेस है या जो किसी के साथ पार्टनरशिप करके काम कर रहे हैं। भले ही आप अपने जीवन साथी के साथ ही पार्टनरशिप कर रहे हो। तो यहाँ पे हमारे सामने ये भी स्थिति सामने आ रही है। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं आपके चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जो कि आपके 9th लॉर्ड है, इनका गोचर शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा 3rd हाउस में। 3rd हाउस का चंद्रमा क्रिएटिव स्किल्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन देगा, काफ़ी सारे नए-नए आइडियाज़ और विचार आपको देगा। यहाँ चंद्रमा के स्थित होते हुए आपके भाई-बहनों से, पड़ोसी या रिश्तेदारों से रिश्ते अच्छे रहेंगे। अगर उनके साथ किसी भी प्रकार का मतभेद चल रहा है, तो आप वो मतभेद सुलझा सकते हैं। फिर चंद्रमा का प्रवेश होगा कुंभ राशि में। लगभग इनका ये प्रवेश 4 तारीख के आसपास रहेगा। 4 तारीख के आसपास अगर आप अपना घर से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हो या घर से संबंधित कोई इम्पोर्टेंट काम करना चाहते हो, तो इस समय आप प्लान कर सकते हो। चंद्रमा यहाँ 4th हाउस में रहेंगे तो कुछ हद तक आपको घर से दूर जाने या ट्रैवलिंग का भी मौका मिल सकता है। लेकिन क्योंकि शनि के साथ है तो आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ उतनी ही ज़्यादा भी रहेंगी। तो ज़िम्मेदारियों को देखते हुए यहाँ पर आप अपना प्लान कैंसल भी कर सकते हो। बट यहाँ पे चंद्रमा थोड़ा-सा आपको कहीं न कहीं डिप्रेशन में लाएगा या थोड़ा एंग्ज़ायटी में लाएगा जब भी वो शनि के साथ होते हैं, तो कुछ हद तक चंद्रमा पे लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा का होना थोड़ा-सा डिप्रेशन में आपको डाल सकता है। फिर चंद्रमा प्रवेश करेंगे आपके पंचम भाव में जहाँ वो राहु के साथ रहेंगे। ये आपके बहुत ज़्यादा अच्छी क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है, आपको काफ़ी सारे स्किल्स भी प्रोवाइड करेंगे राहु और चंद्रमा साथ मिलके, लेकिन ये थोड़ा डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी की स्थिति है। लव लाइफ़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे, संतान पक्ष को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंता रहेगी। यहाँ चंद्रमा के आने से आप अपने क्रिएटिव स्किल्स पे या अपने कौशल पे थोड़ा काम कर सकते हो। यहाँ पे आपको थोड़ा-सा स्पेक्युलेटिव बना देते हैं। जब भी चंद्रमा राहु के साथ पंचम भाव में इस प्रकार से आते हैं, तो आपको लॉटरी, सट्टा जैसे कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा-सा अपने जो डिसीज़न मेकिंग पावर है, उस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। आप पर्याप्त रूप से सही डिसीज़न ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं और आप किस तरीके से अपने अर्निंग्स को प्लान कर रहे हैं।
यहाँ पे हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा भ्रम में भी राहु डाल सकते हैं चंद्रमा साथ होने की वजह से, तो आपको इन भ्रम से बचना होगा। ये चंद्रमा की जो राहु के साथ स्थिति है, ये जो युति बनेगी, ये आपको हायर एजुकेशन के लिए प्रेरित कर सकती है, आपको जीवन में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए नए-नए विचार भी दे सकती है। इसके बाद हम देख लेते हैं सूर्य को। सूर्य आपके चार्ट में 10th लॉर्ड है और सूर्य सेकंड हाउस में गोचर करेंगे धनु राशि में और लगभग इनका गोचर 14 जनवरी तक रहेगा। 14 जनवरी तक की स्थितियों में आप ये देखेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग्स कर पाएँगे, सेविंग्स भी अच्छी कर पाएँगे, अपने लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी कर पाएँगे। आपको रेपुटेशन काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी सूर्य की इस स्थिति की वजह से और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सैलरी में इंक्रीमेंट वगैरह लगना या सैलरी बढ़ने के चांसेस हैं। सूर्य यहाँ से जो दृष्टि डाल रहे हैं 8वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं मंगल पे, तो मंगल को यहाँ एग्रेशन देने का काम करेंगे, एनर्जी भी देने का काम करेंगे, इसलिए ये रिश्तों के लिए तो अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ सूर्य आपको किसी भी प्रकार के 8th हाउस से रिलेटेड काम में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं और वैसे तो आपको मंगल भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सूर्य की दृष्टि पड़ना बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाता है, तो आपके काम में आपको बहुत ज़्यादा प्रगति देखने को मिल सकती है। अगर आप 8वें भाव से जुड़ा हुआ ही कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं या कोई भी प्रकार का आपको मान लो प्रोफेशन है, तो आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा यहाँ मिल सकता है। सूर्य यहाँ जब भी सेकंड हाउस में रहेंगे तो वाणी का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा, डेडिकेशन भी बहुत ज़्यादा रहेगा, फैमिली को थोड़ा-सा डोमिनेट करते हुए भी आप लोग नज़र आएँगे। अगर आप कोई बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, बड़े कोई पब्लिक स्पीकर हैं, तो आपको नेम फेम बहुत अच्छा खासा यहाँ मिल सकता है। सूर्य उसके बाद आएँगे थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस का सूर्य हमेशा ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेगा आपके प्रोफ़ेशन में और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन देगा, आपको काम करने के लिए प्रेरित करेगा, आपको थोड़ा अभिमान भी देगा और चीज़ें जब भी आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही होंगी तो आपको थोड़ा गुस्सा आएगा। वैसे भी आपका लगन भी मंगल का है, इसलिए आपको थोड़ा-सा एग्रेशन से यहाँ बचना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने सभी ग्रहों के बारे में अभी चर्चा की, राहु और केतु के बारे में कोई विशेष चर्चा हम नहीं करने वाले हैं, ऑलरेडी काफ़ी बार इनके बारे में चर्चा हो चुकी है और इनमें अभी कोई बदलाव फिलहाल नहीं है, इनका राशि परिवर्तन फिलहाल नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ से देख लेते हैं कौन-कौन से अच्छे दिन हैं आप लोगों के लिए और कौन-कौन से खराब दिन भी इस मंथ में आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात करेंगे। अच्छे दिनों में 9, 10, 14 से 17 तारीख तक और 26 से 29 तारीख तक। ये दिन आपके लिए बेहद अच्छे हैं। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन पा रहा, जिस काम में आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है, बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, तो आप उन कामों को इन दिनों में प्लान कर सकते हो। इसके बाद देखेंगे कौन-कौन से ऐसे दिन हैं जो थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। चंद्रमा का गोचर जब मेष राशि में रहेगा 7 और 8 को ये स्थिति बनेगी। इस दौरान अपने रूटीन को लेके थोड़ी सावधानी बरतें, अपने कलीग्स के साथ अच्छा बिहेव करें और आप अपनी हेल्थ को लेके भी कॉन्शियस रहें 7 और 8 को। चंद्रमा का गोचर जब मिथुन राशि में होगा तो 11 से 13 तक ये स्थिति बनेगी। यहाँ पर आपको डिप्रेशन, एंग्जायटी की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यहाँ चंद्रमा की स्थिति होने की वजह से अक्सर आपको अचानक से धन लाभ होना या किस इस प्रकार की स्थिति बनेगी जहाँ पर आपके माइंड पे थोड़ा प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा और यहाँ क्योंकि मंगल का गोचर है फिलहाल, तो आपको किसी भी रिश्ते में एग्रेशन लाने से बचना चाहिए। चंद्रमा का गोचर जब आपके 12वें भाव में होगा 21 और 22 को, ये आपके लिए फैसले लेने के लिए सही समय नहीं रहेगा। 21 और 22 को आपसे बहुत सारे गलत डिसीजन हो सकते हैं। इस दौरान आपको विशेष रूप से अपने खर्चों को लेकर भी चिंतित होना चाहिए। तो ये कुछ खराब दिन है जहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। फिलहाल हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।